नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बाबा केदार के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज बाबा केदार की चल विग्रह डोली रवाना होगी। ओंकारेश्वर मंदिर से गुप्तकाशी के लिए डोली हुई रवाना। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट और 9 मई को केदारनाथ पहुंचेगी बाबा केदार की चल विग्रह डोली। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और आज इसी दौरान बाबा केदार के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले आज बाबा केदार की चल विग्रह डोली रवाना हो गई है। ओंकारेश्वर मंदिर से गुप्तकाशी के लिए डोली रवाना हो गई है और 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। इसी के साथ ही 9 मई को केदारनाथ धाम में पहुंचेगी बाबा केदार की चल विग्रह डोली। भगवान केदारनाथ जी के अग्रणी भैरवनाथ जी का महाभिषेक पूजा होगी। परंपरा अनुसार पहले नित्य नियम आरती जैसे इस समय चल रही है, इसके समापन के पश्चात भगवान भैरवनाथ का महाभिषेक पूजन होगा, जिसमें पंच पुजारीगण रावल जी भाग लेंगे। पूरे स्थानीय लोग तथा यात्रीगण यहाँ पर पधारे हुए हैं, इस पूजा में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। और इसके पश्चात कल रात 9 और 10 के बीच भगवान केदारनाथ जी का चल उत्सव विग्रह या उखीमठ से प्रस्थान होकर ऋचाओं की ध्वनि सहित यहाँ से प्रारंभ होकर के पैदल मार्ग विद्यापीठ होते हुए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में पहुंचेगी। रात्रि विश्राम और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है? चारधाम यात्रा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है और बाबा केदार के जो कपाट हैं वो भी 10 मई को खुल जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। जी, बिल्कुल विशाल। देखिए, अभी कुछ देर पहले एक खबर जो है ऊखीमठ से आई है कि बाबा की जो चल विग्रह डोली है वो अब अपनी शीतकालीन गति स्थल ऊखीमठ में को छोड़ अब ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को छोड़कर अब केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। वहीं डोली का जो आज रात्रि विश्राम होगा वो विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी होगा। साथ ही गुप्तकाशी के बाद कल रामपुर में विश्राम डोली की रात्रि को करेंगे। परसों जो है 9 मई को गौरीकुंड, 8 मई को गौरीकुंड और 9 मई को केदारनाथ धाम में ये चल विग्रह डोली यात्रा जो है उसका समापन होगा और साथ ही केदारनाथ धाम में जो है चल विग्रह डोली को स्थापित कर दिया जाएगा। और 10 मई को प्रातः अमृत बेला में जो है भगवान केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं कल रात्रि जो है भगवान केदारनाथ धाम के क्षेत्रपाल भगवान भैरव की जो है पूजा अर्चना समापन हुई और उसके बाद जो है विधिवत प्रक्रिया जो कपाट खोलने की पूर्व की प्रक्रियाएं होती हैं वो शुरू कर दी गई है। और आर्मी बैंड, गढ़वाल राइफल के जो बैंड होते हैं उनकी अगुवाई में जो है केदारनाथ धाम की जो डोली यात्रा है उसका शुभारंभ अभी कुछ देर पहले ही हो गया है। अच्छा हिमांशु, क्या माने कि अब तक जिस तरह से रजिस्ट्रेशनों की तादाद भी बढ़ रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं कर ली गई हैं प्रशासन के द्वारा शासन स्तर पर? जी बिल्कुल विशाल। देखिए, रजिस्ट्रेशन की जहां तक बात रही तो अब तक 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन बद्री केदार मंदिर समिति ने पंजीकृत कर लिए हैं। साथ ही ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में जो तादाद में जो है श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या है। केदारनाथ धाम की अगर मैं बात करूं तो कल रात्रि जो है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में देश विदेश से आए हुए सैलानियों का जो तांता लगा था बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो शिव भक्त होते हैं उनकी ये लालसा होती है कि हम जो 4 दिवसीय जो ये डोली यात्रा होती है इसके साथ पैदल चलकर ही केदारनाथ धाम पहुंचे और इस डोली यात्रा में जो है आनंद के साथ बाबा की भक्ति करते हुए आगे बढ़े। कल रात्रि से ही ऊखीमठ में जो देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का जो हुजूम था वो हमने देखा। उमड़ उमड़ कर श्रद्धालु जो है भारत के तमाम राज्यों के साथ ही विदेशों से भी जो है श्रद्धालु अब केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ पहुंच गए हैं, कुछ कल ही पहुंच गए हैं और कुछ आने वाले टाइम पे, क्योंकि 9 मई तक ये जो ये चल विग्रह डोली की जो यात्रा होती है उसमें पहुंच जाएंगे और 10 मई को क्योंकि कपाट खुलने हैं तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं के केदारनाथ धाम पहुंचने की संभावना है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड से बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी डिमांड जो है वो दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीएम धामी लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोठारी जी, लगातार अन्य राज्यों में लोकसभा चुनाव चल ही रहे हैं, तो कितनी हमारी यहाँ से टीमें हैं जो अलग अलग स्टेट्स में जाकर के काम कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनको कि चुनाव लड़ाने का अच्छा अनुभव है और लगातार लंबे समय से चुनाव लड़ाते हुए आए हैं, ऐसे वरिष्ठ नेताओं की टीम हमारी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में गई है। हिमाचल में हम 3 लोकसभाओं में, मंडी लोकसभा, हमीरपुर लोकसभा, शिमला लोकसभा में हमारे पदाधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। 27 तारीख से पदाधिकारी वहाँ पहुँच गए थे और इसमें मंडी लोकसभा में 26 पदाधिकारी हमारे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अजय टमटा जी भी वहाँ काम कर रहे हैं। इसी के साथ में हमीरपुर लोकसभा में भी हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी सहित 40 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और शिमला लोकसभा में हमारे केंद्रीय मंत्री और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट जी सहित वहाँ पर 29 लोग 29 पदाधिकारी काम कर रहे हैं। वहाँ पर अंतिम चरण का चुनाव है 1 जून को, तो 30 तारीख तक 29-30 मई तक वहाँ वो लोग काम करेंगे और उनके अनुभव का लाभ वहाँ निश्चित रूप से मिलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो पार्टी की तरफ से भी उनको आदेश दिए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जाना है उनको? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे केंद्रीय स्टार प्रचारकों की सूची में हैं और उन्होंने उत्तराखंड के अंदर जो ऐतिहासिक काम किए हैं उसके आधार पर उनका पूरे देश भर में शीर्ष नेताओं में उनका स्थान बना है और वे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्यों में जनसभाएं कर रहे हैं। अभी भी उनकी लगातार मांग है और ये जो पूरा मई का महीना बचा हुआ है इसमें उनकी अधिक सभाएं होने की संभावना है और उत्तराखंड में जो पूरे देश का पहला स्थान रहा है यूसीसी को लागू करने में, यहाँ के राज्य विधानमंडल दल से यूसीसी का विधेयक पारित हुआ है और उस विधेयक को महामहिम राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लागू हो जाएगा और इसी के साथ में जो उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश, कड़ा नकल विरोधी अध्यादेश यहाँ लागू किया गया है और उसके लागू होने के बाद मेहनतकश बच्चे, मजदूर, किसान, गरीब का बेटा आज प्रतियोगी परीक्षाओं में निकल रहा है, तो ये उसी कड़े नकल विरोधी कानून का ही परिणाम है। इसका श्रेय भी धामी जी को जाता है। उत्तराखंड में कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून भी यहाँ लागू हुआ है और ये सभी कानूनों का पालन करने के लिए अन्य राज्य भी जो है इसको फॉलो करने की प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बड़े बड़े काम उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, इन कामों के आधार पर ही पुष्कर सिंह धामी जी का स्थान पूरे देश भर में बना है और उनका उपयोग पार्टी पूरे देश भर में कर रही है। अच्छा भाई साहब, क्योंकि पहले प्रथम चरण में ही उत्तराखंड में मतदान हो चुका है, 4 जून को हालांकि रिजल्ट भी आएगा, लेकिन पार्टी लेवल पर किस तरह की चर्चाएं भी हैं या किस तरह से आप लोग जान रहे हैं कि क्या कुछ मत पड़ा होगा लोकसभा वार? और क्योंकि आप आंकलन भी पूरा जुटा रहे होंगे अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से और लोगों से के मन भी आप टटोल रहे होंगे। जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं मतदान के बाद, सभी जगह से अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं और जो हमने यहाँ उत्तराखंड में लक्ष्य रखा था कि हम 70% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, इस लक्ष्य की ओर हम लगातार आगे बढ़े हैं। हालांकि ईवीएम मशीनें, मत सभी के ईवीएम मशीन में बंद हो चुके हैं, 4 जून को खुलेंगे, लेकिन परिणाम जैसे ही आएगा हमारी 5 लोकसभाएं हम 70% से अधिक वोटों के साथ में जीतेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। अच्छा भाई साहब, निकाय चुनाव भी क्योंकि प्रदेश में होने हैं, क्या मान रहे हैं, किस तरह की तैयारियां भी हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से वोटर लिस्ट भी अपडेट होना है और भी तमाम विषय हैं आपके कार्यकर्ता, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जैसे बाहर हैं, अन्य राज्यों में हैं, तो कितना आप चुनौती भी मानते हैं और कितनी तैयारी भी है आपकी? स्थानीय निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं और जून के महीने तक प्रशासकों की नियुक्ति हुए 6 माह भी बीत जाएंगे, तो इस लिहाज से चुनाव जल्दी संभव हैं होने। लेकिन निकाय चुनाव की प्रक्रिया जब लोकसभा की आचार संहिता पूरी होगी उसके बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अभी मतदाता सूची में संशोधन का काम चल रहा है, क्योंकि निकायों के द्वारा अपनी अनंतिम सूची जारी की गई थी
और उसमें देखने में आया कि बहुत सारे नाम छूटे हुए हैं, बहुत सारे नाम मिसप्रिंट हो रखे हैं, बहुत सारे नाम गलत चढ़ रखे हैं। जो जिस वार्ड में निवासी नहीं करते उस वार्ड में उनके नाम मतदाता सूची में चढ़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य चुनाव आयोग से मांग की थी कि इसके लिए 1 महीने का समय दिया जाए ताकि मतदाता सूची में संशोधन का वक्त मिल सके। चुनाव आयोग ने पार्टी की मांग को स्वीकार करते हुए 15 दिन का समय दिया है और वर्तमान में एक बहुत बड़ा अभियान मतदाता सूची में संशोधन का अभियान चल रहा है। मतदाता सूची में ये संशोधन होने के बाद फिर आरक्षण का भी रोस्टर जारी होना है, लेकिन अभी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनज़र केंद्रीय चुनाव आयोग से परमिशन ली है कि हम आरक्षण में अधिसूचना जारी करने के लिए हमें अनुमति दी जाए। अभी तक वो अनुमति यहाँ प्राप्त नहीं हुई है, तो मेरा अनुमान ये है कि 6 जून तक लोकसभा की आचार संहिता है, उसके बाद हम निकाय के चुनाव की प्रक्रिया सरकार के द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए आदित्य कोठारी जी को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि हमारे तमाम कार्यकर्ता नेता अभी राज्य से बाहर हैं, जो कि अन्य प्रत्याशियों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं ताकि लोकसभा सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीत सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग सरकार और वन विभाग दोनों के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अब इस मामले पर सियासत भी होने लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में जंगलों की आग सरकार के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए सीएम धामी खुद ही मोर्चा संभाले हुए। मुख्यमंत्री धामी अगर राज्य में होते हैं तो सीधे अधिकारियों से बातचीत करते हैं और अगर राज्य के बाहर होते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजाना अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें दिशा निर्देश देते हैं, जिससे जंगलों की आग पर नियंत्रण पाया जा सके। राज्य में प्रमुख विपक्षी दल अब ये सवाल उठाने लगे हैं कि विभागीय मंत्री प्रवासी मंत्री बनकर दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं। का पूरा ध्यान जो है वो चुनाव कराने में है। देश के चुनाव चल रहे हैं और सरकार के पूरे मंत्रिमंडल का ध्यान इसमें लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी स्टार प्रचारक बने हुए हैं, अपने राज्य को नहीं देख रहे कि उनका राज्य जल रहा है। आज बताएं, इतने जंगल जल रहे हैं, इतनी हमारी वन संपत्तियां जल रही हैं, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री को जिताने के लिए इसी काम में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए ठोस रणनीति के साथ धरातल पर उतरने और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए, जिससे आम जनता को भी नुकसान न हो और राज्य के जंगल भी सुरक्षित रहे। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार और विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि वनाग्नि की घटनाएं हर साल उत्तराखंड में होती है, मगर अभी तक सरकार और विभाग की तरफ से कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई, जिस कारण अभी तक वनाग्नि पर काबू नहीं पाया गया। साथ ही वन मंत्री के प्रवासी होने की बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पूरा उत्तराखंड आग की लपटों में जल रहा है, तो वन मंत्री अन्य राज्यों में भ्रमण करने में व्यस्त है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। आज इतने साल हो गए हैं, इतने साल में भी अगर ये व्यवस्थाएं नहीं बना पाए कि किस तरीके से आग बुझाई जाए, अगर जंगलों में आग लग जाए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी प्रधानमंत्री जी बात करते थे, हमारे पास ऐसे ड्रोन आ गए हैं। कहाँ है वो ड्रोन जो आज देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ आग लग रही है। जब आग विकराल रूप धारण कर लेती है, उसके बाद सरकार सोचती है कि अब कुछ करना है, और वन मंत्री जी भी गायब हैं, वो भी कहीं दिखने को तैयार नहीं है, कहीं दिख नहीं रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। सर, इनको अपने राज्य की पहले समस्याओं को देखना चाहिए, उसके बाद प्रचार प्रसार में जाना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए और वन मंत्री भी लगातार वनाग्नि की घटनाओं पर निगरानी रखे हुए, मगर सरकार को अभी वनाग्नि को लेकर ठोस पॉलिसी बनाने और उस पर विचार करने की आवश्यकता है और जल्द ही कोई ठोस कदम सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों को भी वन संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही संदर्भ में एक मीटिंग ली है, वर्चुअल मीटिंग हुई है। इसके साथ साथ वन मंत्री जी लगातार इस विषय पर नज़र रखे हुए हैं।
ये ठीक है कि हमको थोड़ी पॉलिसी किस रूप में हम भविष्य के अंदर बनाएं, क्योंकि जब से वन अधिनियम लागू हुआ है थोड़ा वनों के प्रति जनता का जो स्वाभाविक लगाव होता था उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं। तो अब आगामी दिनों के क्योंकि देवभूमि में वन क्षेत्र बड़ी संख्या में है और वन क्षेत्र की रक्षा करना ये एक जहाँ सरकार का उत्तरदायित्व नागरिक का भी उत्तरदायित्व बने, इसके लिए कोई नीति सरकार बनाएगी बहुत जल्दी। वो एक विषय, क्योंकि पिछले दिनों जब ये घटनाएं बढ़ी हैं तो सरकार ने कोई संज्ञान लिया और भविष्य में इसके हम एक अच्छा प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में वन संपदा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के जंगल पर्यावरण संतुलन के लिए भी जरूरी है, इसलिए धामी सरकार के लिए वनाग्नि की घटनाएं चिंता का विषय है। लेकिन इस चिंता को समाप्त करने के लिए खुद मुख्यमंत्री तो मोर्चा संभाल चुके हैं, लेकिन विभागीय मंत्री और अधिकारी अब तक फील्ड से नदारद ही दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। 4 जून को मतगणना होनी है, लेकिन चुनाव के बाद से ही लगातार विपक्ष सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। पहले पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सुरक्षा पर सवाल उठाए। इसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत को भी ईवीएम की सुरक्षा का डर सता रहा है। उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ सत्ता की नीयत पर भी संदेह जताया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही उत्तराखंड की 500 सीटों पर वोटिंग हो गई। अब विपक्ष सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग कंट्रोल रूम के आसपास टहलते नजर आ रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने सत्ता की नीयत में खोट का आरोप लगाते हुए गंभीर बात कही है। जाहिर है कि पूर्व सीएम हरीश रावत को यह डर सता रहा है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है और कहीं ईवीएम की सुरक्षा से समझौता तो नहीं हो रहा। हरीश रावत ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि प्रश्न सत्ता की नीयत का है। सत्ता की नीयत में यदि खोट हो तो फिर उस पर विश्वास करना कठिन ही नहीं बल्कि घातक हो जाता है। हमें तो इस बात का संतोष है जो पिछले 10 सालों के अंदर एक मोदी बीजेपी कहने वाला पगलेट वर्ग तैयार हो गया था इस देश के अंदर। वो पगलेट वर्ग जो है अब इनकी वास्तविकता को समझ गया है। वो जो है निराश हुआ है और वो वही वर्ग है जो वोट डालने के लिए नहीं आया है। बाकी परिवर्तन की ताकतों ने, बदलाव की ताकतों ने वोट किया है और जो भाजपा के खांटी के समर्थक हैं उन्होंने भी वोट किया है। लेकिन बीच में एक 10-15% एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया था जिसको पगला के दिया था भाजपा ने, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर, दूसरे नामों पर, मुसलमान के नाम पर, किसी और नाम पर जो है, तो उनको ये लग गया कि नहीं, सवाल पेट का है, सवाल रोजगार का है, सवाल विकास का है, सवाल सहिष्णुता का है, सवाल देश का है, समाज का है। तो वो वर्ग जो है निराश हुआ है और उस व्यक्ति ने अपनी निराशा जो है वोट डालने ना आकर के व्यक्त किया। हम तो चाहते थे वो वर्ग आए, वो हमारे पक्ष में वोट करे, भाजपा को बाहर करने के लिए पक्ष करे। लेकिन इतने दिनों का प्यार, 10 साल का प्यार एकदम छोड़ना उनके लिए कठिन था। इसलिए जो है ये बीच का जो है जो पीरियड है उनका, और हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे के जो चुनाव होंगे ये वर्ग जो है फिर कांग्रेस के साथ आएगा और भाजपा अपनी पुरानी पोजीशन में पुनः मुझको भविष्य वाली पोजीशन में आ गई। हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती नजर आई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा, हरीश रावत हो या फिर कांग्रेस, वो प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं और यही भ्रामक प्रचार का कारण है कि आज कांग्रेस के हालात इस प्रकार के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब 4 जून के बाद ईवीएम का रोना रोएंगे। देश के साथ ही उत्तराखंड की जनता समझती है कि कौन सी पार्टी ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आभास हो चुका है कि इस बार उत्तराखंड में 5-0 से शिकस्त मिलने वाली है। देखिए, हरीश रावत जी हो या कांग्रेस हो, ये जब चुनाव होता है और रिजल्ट आने वाले होते हैं तो इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अभी हरीश रावत जी क्या, उनके युवराज
पूरा उनका गठबंधन यही कहने वाला है। पूरे देश के अंदर जो उनका गठबंधन है वो इसी प्रकार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले हैं। हरीश रावत जी समझ चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर 5-0 का रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी पांचों की पांचों सीटें प्रचंड बहुमत के साथ, बड़े अंतर के साथ सारे प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। इसलिए हरीश रावत जी अभी से जो है ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ये उत्तराखंड की जनता भी जानती है और देश की जनता भी जानती है कि विपक्ष लास्ट में इसी प्रकार के हथकंडे अपनाता है और पहले से अपना रहे हैं। हरीश रावत जी और कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती और समझती है। पूर्व मुख्यमंत्री के स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के संदेह के बाद अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का लगातार यूं सवाल उठाना बीजेपी को रास नहीं आ रहा। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को परिणाम क्या आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कालसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिबरो पावर हाउस के पास पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर राजमार्ग से करीब 100 मीटर नीचे टोंस नदी में पलट गई। दर्दनाक हादसे में 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत भी हो गई है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था 3 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर पहुंचा, जहां पर हरिद्वार के मठ मंदिरों के दर्शन करने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं ने अपने परिजनों की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया। उनके तीर्थ पुरोहितों द्वारा हर की पौड़ी पर पूरे विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन कराया गया। बता दें कि जिन दिवंगत लोगों की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जन किया गया है, उनकी मृत्यु कई साल पहले हो गई थी, लेकिन वीज़ा न मिलने के कारण परिजन उनकी अस्थियों को संभाल कर रखे हुए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान पाक श्रद्धालुओं ने बताया कि जब उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष के लिए अस्थियों को मां गंगा में ही विसर्जित किया जाता है। क्या है कि वीज़ा की बहुत प्रॉब्लम रही है शुरू से लेकर 71 की जंग के बाद वीज़ा की प्रॉब्लम रही है। वीज़ा बहुत देर से मिलती है। हम श्री नरेंद्र मोदी को ये अपील करते हैं, बेनती करते हैं कि जितने इतने आपने पुण्य के काम किए हैं, एक पुण्य का ये भी काम कर दो कि पाकिस्तानी सिंधी हिंदू यात्रियों को वीज़ा में नरमी करे। 5-5, 6-6 महीने 40-40, 30-30 हज़ार रुपया खर्च करके हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर भी वीज़ा नहीं मिलती। अगर मिलती है तो 5-6 महीने के बाद मिलती है, तो जो प्रोग्राम होता है वो ख़त्म हो जाते हैं। लगभग 20-22 प्राणियों की अस्थियां आज श्री गंगा जी में प्रवाहित की गई। ये लोग शदानी दरबार के जत्थे में आए हैं। कुछ लोग परिचित हैं, बाकी परिचित भी नहीं रहते, पर ये हमारा एक धार्मिक सेवा है, पवित्र भावना है कि लोगों का अंत भला हो, उनकी सदगति होनी चाहिए। सिंध प्रांत में ब्राह्मण तो बहुत हैं, है ना, पवित्र सिंधु भी है, परंतु अस्थि प्रवाह तो पूरे सिंधी हिंदू समाज की गंगा जी में ही होती है। गंगा जी के बिना गति नहीं। हमारे पुरोहित भी मतलब युगों युगों से यहीं पर है सिंधु समाज के। डोईवाला के लच्छीवाला और नेचर पार्क में पर्यटकों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं रविवार को पर्यटकों की भीड़ स्विमिंग पूल में लुत्फ उठाते हुए नजर आई और तभी अचानक स्विमिंग पूल का पुस्ता भर कर ढह गया। गनीमत ये रही कि पूल में मौजूद किसी भी पर्यटकों को कोई चोट नहीं पहुंची, जिसके बाद पार्क के कर्मचारियों ने तुरंत मौके की नज़ाकत को भांपते हुए पुस्ते की आवाजाही बंद कर दी। सर यहाँ पे जो ये पुस्ता बना है इसमें तार जाल लगा हुआ है। तार जाल लोग बाग इसको ऊपर पकड़ के चढ़ रहे हैं। अगर 4-5 आदमी एक साथ चढ़ेंगे तो तार खुलने की वजह से क्या हुआ कि ये तार पूरा ढीला हो गया और ये पुस्ता थोड़ा नीचे आ गया है। यहाँ से हमने ये दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। 2 कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी है यहाँ पे, और ताकि यहाँ पे आवाजाही रोक दी गई है और ताकि हादसे से आगे कोई ऐसा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।